नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली बहुचर्चित मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है, चर्चा करनी है। तो सबसे पहले है हमारा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को FCRA लाइसेंस मिल गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका, ये FCRA लाइसेंस होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है UAPA के तहत न्यूज क्लिक के संस्थापक और HR प्रमुख की गिरफ्तारी, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये UAPA। इसके बाद कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन किया गया है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। चौथा है हमारा गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में है हमारा 69th अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो किसको कौन सा पुरस्कार मिला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं अपनी पहली न्यूज क्या है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को FCRA लाइसेंस मिल चुका है। तो FCRA लाइसेंस बेसिकली क्यों दिया जाता है, क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं और प्रोसेस क्या है, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। तो वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को विदेशी दान प्राप्त करने के लिए ये FCRA लाइसेंस मिल चुका है। यानी जो भी लोग विदेशों से धन डोनेट करना चाहते हैं, दान में देना चाहते हैं अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को, और साथ ही साथ इसके निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, तो वह अब इसे जो धन है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यह मंदिर जो है वो दान प्राप्त कर सकता है क्योंकि इसको FCRA लाइसेंस मिल चुका है। ठीक है, तो ये FCRA लाइसेंस होता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। अब ये जो धन प्राप्त होगा सरकार को, वो कैसे प्राप्त होगा, कौन से बैंक अकाउंट में आएगा, कहां पर आएगा, सरकार इसे कैसे प्राप्त करेगी, तो इसके लिए विदेशी दान केवल संसद मार्ग स्थित जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है वहां पर जो धन है वो प्राप्त होगा। ठीक है, यहीं पर एक ही शाखा है जहां पर यह धन स्वीकार किया जाएगा। राम मंदिर की यदि उद्घाटन की मैं बात करूं तो इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो 14 से 24 जनवरी 2024 में निर्धारित किया गया है। ठीक है, कि 2024 में इसके जो उद्घाटन होने की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसके लिए जो भी लोग ये FCRA लाइसेंस चाहते हैं उनको क्या कराना होगा, सर्वप्रथम अपना पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या अनिवार्य है कि जो भी विदेशों से दान प्राप्त करेंगे उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है, आप पंजीकरण कराइए। फिर उसके बाद आप किस बेसिस पे विदेशों से ये जो दान है वो प्राप्त कर रहे हो, तो आपको वहां पर अपनी कैटेगरी जो है उसको डिस्क्राइब करना होगा। यानी यहाँ पर आपको जो भी पंजीकरण कराने हेतु गैर सरकारी संगठनों को अपनी गतिविधियों के बारे में बताना होगा, जैसे कि सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों की श्रेणी को परिभाषित करना होगा कि वो इस क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वो आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रेणियां उनको परिभाषित करनी होंगी। इसके पश्चात क्या है, उनको सरकार यदि इन सारी चीजों को सही पाती है देन इनको ये FCRA लाइसेंस दे दिया जाता है। अब देखते हैं इसमें अधिनियम का बेसिकली उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि जो गैर सरकारी संगठन है ये विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है कि कैसे ये जो स्वीकृति अब इनको मिल गई, अब वो जो धन विदेशों से आ रहा है उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, संगठन के द्वारा कैसे प्रयोग कर रही है वो संस्था, या कैसे प्रयोग कोई ट्रस्ट इसका कार्य कर रहा है, कैसे उसका प्रयोग कोई NGO कर रहा है, तो ये सारी चीजें उसको विनियमित करती है, देखती है कहीं इसका गलत प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय हित हेतु हानिकारक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर जो भी राष्ट्र की सुरक्षा को अफेक्ट कर रहा होगा यदि, तो क्या करेगी वो इनके लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है। तो यदि ऐसा कुछ पाती है सरकार की हानिकारक गतिविधियां हो रही हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, इसको प्रतिबंध भी कर देती है सरकार द्वारा। पिछले 5 वर्षों में यदि मैं बात करूं तो 1827 NGO के ये FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कितनी, 1827 ये जो NGOs थे इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उनका ये जो राष्ट्र से संबंधित जो गतिविधियां थी इन सारी चीजों में वो खरे नहीं पाए गए। ठीक है, तो यही था आपका FCRA लाइसेंस और इससे संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए आप देख लेते हैं UAPA के तहत न्यूज क्लिक के जो हेड थे उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। तो अब देख लेते हैं भाई कि मुद्दा क्या था और क्यों इनकी गिरफ्तारी
करी सरकार के द्वारा करी गई, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि हमारा ये यूएपीए एक्ट होता क्या है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत न्यूज क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी करी है, और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इनके रिमांड के लिए जो याचिका दायर कर दी गई थी उसके लिए भी सरकार ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। चलिए अब देख लेते हैं भाई कि मामला था क्या और क्यों इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और क्यों इन पे यूएपीए एक्ट फाइनली इम्पोज किया गया, ये लगाया गया। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये माना गया कि जो इनका न्यूज पोर्टल था उसने चीन से फंडिंग ली थी। किस लिए? कि चीन के समर्थन में वह प्रचार और प्रसार करेंगे, चीन के समर्थन से संबंधित वह न्यूज को प्रसारित करेंगे अपने न्यूज चैनल पर। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के मुताबिक इन पर जांच बैठाई गई, और फिर अभी क्या किया गया है कि दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इनकी रिमांड से संबंधित जो भी मुद्दे थे उसको देखते हुए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यही इन्होंने कार्य किया था। अमेरिका के माध्यम से ये चीन से अवैध धन प्राप्त कर रहे थे, जो कि बताया गया है न्यूज में कि इन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं। और वर्तमान मामले में वे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, और इससे सीधे देश की क्या स्थिरता, अखंडता और संप्रभुता प्रभावित हो रही है, और इसी के चलते इनको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। अब हम देखेंगे ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो है ये क्या है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु और बदलाव सरकार के द्वारा ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967, इसमें अब तक यदि मैं बात करूं तो 7 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, इसे वर्ष 1967 में अधिनियमित किया गया था। अब संशोधन कितनी बार हुए हैं, तो इस सबसे पहले 1969 में, 1972 में, 1986 में, उसके बाद 2004 में, 2008 में, 2013 में और 2019 में इसमें संशोधन हुए। ठीक है, एक आतंकवाद विरोधी कानून है यह, और इसे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को धमकी देने या खतरे में डालने के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। तो जो भी क्या करेगा, अभी पीछे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि इससे क्या हो रहा है, सीधे देश की स्थिरता, अखंडता और संप्रभुता पर बात आ रही है। और यहाँ एक्ट में आप देखो कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को धमकी देने के लिए यूज करता है या फिर उसको अफेक्ट करता है तो उसके खिलाफ यह एक्ट लागू किया जा सकता है। तो इसी के तहत जो न्यूज क्लिक के संस्थापक हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर ये यूएपीए एक्ट इंपोज किया गया है। ठीक है, यह कानून भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये भी हो जाता है कि ये सिर्फ भारत के लोगों पे नहीं, यदि कोई विदेशी नागरिक ऐसा कर रहा है तो उस पर भी लागू होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस कानून के तहत अपराध भारत में हुआ हो या भारत के बाहर कार्यवाही की जा सकती है, चाहे भारत के अंतर्गत हो अपराध, चाहे भारत के बाहर हो, कार्यवाही की जा सकेगी। इसमें रिमांड 30 दिनों के लिए ही हो सकती है, और गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। आगे आ जाते हैं। यूएपीए संशोधन जो 2019 हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं क्या हुआ। तो इसके तहत किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले क्या था कि किसी आतंकी संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता था, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं किया जा सकता था। और इसी संशोधन की यदि मैं बात करूं तो इसके तहत ही न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं वो भी इसी रिमांड में चपेटे में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक व्यक्तिगत पर्सन है, एक अकेला पर्सन, अगर मैं हूं और मैं देश की अखंडता, संप्रभुता पर बात ला रही हूं तो मुझे इस एक्ट के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले क्या था, सिर्फ एक संगठन को किया जा सकता था, वहां पे पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। ठीक है, इससे पहले क्या था कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी ही इस पर जांच कर सकते थे। तो ये बदलाव किए गए हैं इसमें। आगे आ जाते हैं। एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़े
संपत्तियों को जब्त करने के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी की बजाय अब किसकी चाहिए? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक की मंजूरी चाहिए। ठीक है, पहले किसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी? तो पहले राज्य पुलिस महानिदेशक की, और अब किसकी लेनी पड़ेगी? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बदलाव किए गए हैं 2019 के इस यूएपीए संशोधन में। ठीक है, तो ये तो थे महत्वपूर्ण बिंदु यूएपीए से संबंधित। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। क्या है ये? कृषि कुंभ 2.0, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है ये महत्वपूर्ण है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में इसका आयोजन होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कृषि कुंभ 2.0 के पूर्व 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलिटेट्स कार्यशाला होगी। ठीक है, यह कार्य किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन ये आपका कब होना है? दिसंबर माह में होना है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले कार्य क्या होगा कि इससे पहले यहाँ पर एक ये जो फूड से रिलेटेड ये जो अन्न महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आपका ये कुंभ मेला जो है वो आयोजित किया जाएगा कृषि से संबंधित। अभी क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सरकार का? तो किसानों को नई तकनीकी से जोड़ना है और साथ ही साथ किसानों की तरक्की की राह को और आसान बनाना है। यानी कि उन्हें नई नई तकनीकी सिखानी है, कैसे उनका यूज करना है, किस प्रकार कार्य करना है, इन सारी चीजों से परिचित कराना है और उनके लिए जो आगे की राह है उसको आसान करना है कि कैसे वो अपनी खेती को बढ़ा सके और उससे अपनी जो आय है उसको अर्जित कर सकें आसानी से। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो बिहार सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इसमें है क्या कि बिहार के कला संस्कृति मंत्री कौन है? तो जितेंद्र कुमार राय है। मंत्री का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। तो जैसे मैंने बताया बिहार सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। अब इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इनको देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष तक के प्रशिक्षु बिहार के खिलाड़ियों को खेल विद्या में आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 8 से 14 वर्ष तक के जो भी प्रशिक्षु हैं खेल से संबंधित उनको हम क्या देंगे? आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, इस योजना में निबंधन खिलाड़ी खेल प्रशिक्षण के निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर के प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में इस योजना का संचालन किया जाएगा। पंचायतों, प्रखंडों, जिलों के मुख्य आउटडोर स्टेडियम, जिला खेल भवन और खेल मैदान व स्कूलों में इस योजना का संचालन होगा। प्रत्येक कार्य दिवस की 4 घंटे जो भी कार्य दिवस होता है उसमें 4 घंटे की क्लास आपकी बेसिकली प्रशिक्षण की रहेगी। मतलब 4 घंटे प्रशिक्षण अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जो हमारे 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं इनकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है इनसे। तो हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 69th, तो कौन से हैं ये जरूरी है। तो ये 69th पुरस्कार है, हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पे आपको पिक्चर देख के तो समझ में आ ही रहा होगा कि किसको क्या क्या किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। फिल्म रॉकेटरी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्लू अर्जुन और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो पूरी यहाँ पर टेबल है, इस टेबल में किसको क्या क्या मिला है इस पर चर्चा कर लेते हैं। मतलब किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, जिनको मिला है किसके लिए? पुष्पा के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो रॉकेटरी है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? पंकज त्रिपाठी है, इनको मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है? पल्लवी जोशी है और इनको द कश्मीर फाइल्स के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो निखिल महाजन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है और इनको गोदावरी फिल्म के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन है? RRR। ठीक है,
इसको अभी आपको पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड भी मिला था इसके सॉन्ग को। आगे आते हैं, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसको दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। आगे आ जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार तो भाविन रबारी, इनको मिला है छैलो शो के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मूल ये मिला है शाही कबीर को नयट्टू के लिए। और आगे आ जाते हैं अंत में, सर्वश्रेष्ठ पटकथा रूपांतरित जो है वो मिला है संजय लीला भंसाली और उत्कर्षिणी वशिष्ठ को। किसके लिए? गंगूबाई जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन में मिला है उत्कर्षिणी वशिष्ठ और प्रकाश कपाड़िया को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन गीत, इसके लिए मिला है देवी श्री प्रसाद को पुष्पा फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पृष्ठभूमि संगीत के लिए मिला है एम कीरवानी को RRR के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखेंगे संभावित प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है? राज कपूर, सत्यजीत रे, निखिल महाजन या संजय लीला भंसाली? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, मुझे कमेंट में आंसर दिया करो। आप बहुत कम लोगों के आंसर आते हैं मेरे पास, कुछ गिने चुने 4 लोग हैं जो मुझे डेली आंसर करते हैं। तो डेली पार्टिसिपेट करिए, आंसर दीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड इस ऑप्शन को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्लियर करिएगा क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।